अगर आपको पता चले। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं इंडिया टुडे टीवी से जुड़े हुए शम्स ताहिर खान, क्राइम रिपोर्टिंग की दुनिया का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नाम। शम्स ताहिर खान क्राइम तक को हेड करते हैं और अगर आपकी दिलचस्पी है क्राइम की कहानियां जानने में तो आपको वो ज़रूर देखना चाहिए। मैं बहुत फ़ैन हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि शम्स ताहिर खान ने वक्त निकाला। इनका यहाँ पर होना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि असद का एनकाउंटर झांसी में पारीक्षम जिस जगह पर हुआ, ये मौका वारदात पर पहुँचे और इन्हें कई लूप होल्स नज़र आए उस एफआईआर में जो नवेंदु सिंह के नेतृत्व में दर्ज की थी एसटीएफ की टीम ने। सवाल पूछना बड़ा ज़रूरी है। इन्होंने सवाल पूछे, हमें लगा कुछ हम भी पूछ लें आपकी बिना पे और मामले को समझ लें। बहुत सारे आपने एनकाउंटर कवर किए, देखे। असद के एनकाउंटर में आपको क्या मोडस ऑपरेंडी नज़र आया, ऑन द ग्राउंड क्या दिखा? देखिए, जब मैं झांसी पहुंचा जी, और उससे पहले सबसे पहले जिस दिन खबर आई 13 अप्रैल को दोपहर करीब 12:30 का वक्त होगा जब मेरे पास फ़ोन आया। फिर मैंने क्रॉस चेक करने के लिए एसटीएफ के ही एक ऑफिशियल को फ़ोन किया था। जो उधर से पहली लाइन आई थी वो मुझे याद है और मैंने लगातार उस दिन से ये कहना शुरू किया था। वो ये था कि जब मैंने कहा कि क्या सच है कि असद का एनकाउंटर हो गया है, तो उधर से ये था कि असल में आप लोग लगातार गाड़ी पलटने की खबर चला रहे थे। अच्छा, उससे पहले मैं कई ऐसे शोज़ थे जिसके हेडलाइन भी थे वारदात में कि गाड़ी पलटेगी कि नहीं। आपको याद होगा जब अतीक को साबरमती जेल से लाया जा रहा था, मीडिया का पूरा काफिला लगातार फॉलो कर रहा था, तो यही था कि कहीं विकास दुबे की तरह गाड़ी पलटेगी और कुछ होगा। तो उनका कहना था कि आपका ध्यान गाड़ी पलटने की तरफ था, आपने सोचा ही नहीं कि बाइक भी पलट सकती है। ये पहली लाइन थी और इसके बाद कंफर्मेशन आई। इसके बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो ये झांसी से करीब 30 किलोमीटर दूर है। ये जो पारीछा एक पावर डैम है, ये जी, थर्मल पावर का। हाँ, थर्मल पावर का। और ये बड़ी अजीब सी जगह है। उसकी एक तरफ लेफ्ट साइड में डैम है और राइट साइड में एक ऐश डैम है, जो सारे राख और धूल वहाँ आते हैं उस तरफ है। और वो बिल्कुल, अगर आप नेशनल हाईवे देखें तो जो नेशनल हाईवे एक गुजरात से सीधे आती है और इधर कानपुर से जाती है, और उसी रूट से हमेशा अतीक को लेकर भी आया गया जब वो साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जाता है। उसी नेशनल हाईवे झांसी से 30 किलोमीटर दूर लेफ्ट साइड में एक पगडंडी सी है। अगर आम आदमी को न पता हो तो वो रास्ता दिखेगा भी नहीं आपको, झाड़ियाँ हैं और तमाम चीज़ें हैं। एनकाउंटर के बाद खैर बैरिकेड्स था तो इसलिए आपको एक निशानी मिल गई थी कि इसी के अंदर जा सकते हैं आप। 2 किलोमीटर है वो पूरा रास्ता। जब एफआईआर की कॉपी आई तो उसमें यह था कि पुलिस टीम को पहले से मालूम था, झांसी में एक टीम ने डेरा डाला हुआ था एसटीएफ की। उसके बाद वो सुबह 11:30 बजे उनको मुखबिर की इतला पर वही पारीक्षा डैम के पास एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग जा रहे थे, बिना हेलमेट के थे। दोनों को पहचाना गया, ललकारा गया। दोनों ने गाड़ी अपनी जो मोटरसाइकिल हाईवे से बाईं तरफ मोड़ दी और फिर उस कच्ची पगडंडी पर ले गए। एसटीएफ की टीम ने भी पीछा किया। फिर उन्होंने मुड़कर भागने की कोशिश की, तब तक एक दूसरी टीम सामने से आई और फिर पहली गोली असद ने चलाई, उसके बाद पुलिस ने गोली चलाई और फिर इस एनकाउंटर में दोनों मारे गए। तो ये पूरी एफआईआर की कहानी थी। अब उस जगह को देखने के लिए हर क्राइम रिपोर्टर वहाँ पे मौजूद जाना भी चाहिए। जो क्राइम स्पॉट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हम वहाँ गए तो हमने ये देखा कि पहली कई चीज़ें आई। एक, एफआईआर के हिसाब से लगभग 1.25 किलोमीटर पीछा किया उस कच्ची पगडंडी पर। उस कच्ची पगडंडी पर जगह जगह इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और रास्ता ऐसा है कि अगर आप मोटरसाइकिल या स्कूटी आप 20 किलोमीटर से ऊपर की रफ्तार में आप चला ही नहीं सकते, आप गिर जाएंगे। जो बड़ी गाड़ी है वो भी नहीं चल सकती क्योंकि गड्ढे में गाड़ी फंस जाएगी। तो 1.25 किलोमीटर तक ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते पर पीछा करना, ये अपने आप में पहला तो सवाल खड़ा करता है। ये तो शुरुआत में ही पकड़ लेना चाहिए था। दूसरा कि सामने से जो गोली मारी गई, जिस जगह भी एनकाउंटर हुआ उससे 300-400 मीटर दूर आगे सड़क बंद है, एक दीवार है और उस दीवार से जम करके तो गाड़ी इधर आ नहीं सकती। तो दूसरा ये था कि फिर सामने से टीम कैसे आई, और उस दीवार के बाहर उस तरफ बस्ती है। दूसरी बात ये कि जहाँ एनकाउंटर हुआ 30 किलोमीटर इधर या 30 किलोमीटर उधर कहीं भी आप चले जाइए, टोल से पहले कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो आप मूवमेंट देख नहीं सकते। जिस बाइक पे दोनों गिरे उस बाइक को वहाँ के फिर बड़ा थाना ले जाया गया था, बड़ा गांव थाना। और वहाँ उस बाइक जिस तरीके से हुआ, बहुत सारी गोलियां चली, बाइक पे खैर कोई बुलेट के निशान नहीं थे। बाइक की जो है सिर्फ एक लेफ़्ट साइड के जो लाइट वाली जगह है वो टूटी हुई थी, पूरी बाइक सलामत थी। और हैरत अंगेज़ तौर पर बाइक के दोनों पहिए जो है वो बड़े साफ़ थे। जबकि हम लोग वहाँ लगातार रहे, जूते से लेकर कपड़े तक हम धूल मिट्टी में बिल्कुल सन चुके थे क्योंकि एक तरफ ऐश डैम है, वो पूरी मिट्टी है, तो पहिए भी साफ़ हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बेसिक सवाल उठा रहे थे कि यहाँ पे हुआ क्या
और ज़ाहिर उसका सवाल इससे पहले कि उसका जवाब मिलता या बाकी चीज़ें आती, 48 घंटे के अंदर दूसरी चीज़ हो जाती है, इसलिए पहला इनकाउंटर खामोश हो जाता है। ये बताइए कि आपने और भी स्टेट्स की मोडस ऑपरेंडी देखे होंगे ज़्यादातर मामलों में, और ये हमने कई पुलिस अधिकारियों के, रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों के बयान सुने हैं, ज़्यादातर मामलों में स्टेज्ड होते हैं, वजहें अलग अलग होती हैं। कई बार पुलिस वालों को लगता है कि ये फिर छूट जाएंगे। एक बड़े अधिकारी से बात हो रही थी उत्तर भारत के ही, उन्होंने कहा कि जब आप बार बार ऐसे कच्चा बनियान गैंग को पकड़ते हो जिनका मोडस ऑपरेंडी ये हो कि वो सड़क पे गाड़ी रोकेंगे, निकालेंगे पुरुषों महिलाओं को बाहर और उनके साथ व्यभिचार करेंगे, वो तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचता है जब एक पूरा नेक्सस है। इस तरीके के तर्क दिए जाते हैं। हाउ डिफरेंट वॉज दिस? एसटीएफ का क्या यही मोडस ऑपरेंडी है? क्या कहानी गढ़ने में कमज़ोर हैं या मिक्स बैग रहता है, कई बार एक्चुअल में होता है और कई बार स्टेज होता है? देखिए, कहानी गढ़ने में कमज़ोर है, ये पूरी तरह से कहूँ तो शायद उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। हो ये रहा है कि कुछ वक्त पहले जब सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा जोर नहीं हुआ करता था, उसके पहले और उसके बाद के इनकाउंटर को अगर आप गहराई से देखें तो होता यह है कि बहुत से इनकाउंटर की हवाई खबरें पहले से ही आ चुकी होती हैं। इसी केस में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 15 अप्रैल को हुआ अतीक अशरफ के साथ और असद का इनकाउंटर 13 अप्रैल को हुआ, ये शायद मार्च के एंड में भी हो सकता था। मार्च के एंड में एक सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी से खबर उड़ी थी और वो ये थी कि असद को, जो अतीक अहमद को जब साबरमती जेल से लाया जाएगा तो बहुत मुमकिन है कि रास्ते में अतीक के काफ़िले पर हमला होगा उसको छुड़ाने के लिए, और ये हमला कोई और नहीं उसका बेटा असद करेगा। और फिर ये होगा कि इस छुड़ाने की कोशिश के दौरान पुलिस भी कार्रवाई करेगी और इस एनकाउंटर में हो सकता है असद भी मारा जाए और अतीक भी मारा जाए। ये बाकायदा सोशल मीडिया पे मार्च के एंड की खबर है। ये तो एडीजी जो अब डीजी, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं प्रशांत कुमार, उनका ये स्टेटमेंट भी था कि उनके पास ये इनपुट था। तो अब ऐसी चीज़ें, और कहते हैं कि उसी की वजह से शायद बहुत सारी चीज़ें डिले भी हो गई। तो कहानी गढ़ नहीं, आजकल सोशल मीडिया में बड़ी सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। चाहे विकास दुबे का जैसे इनकाउंटर था, ये वो इनकाउंटर था जिसके बारे में सबको पता था। यहाँ पे भी शुरुआत से ही ये चीज़ थी कि विकास दुबे के बाद अब यूपी में दोबारा गाड़ी कब पलटेगी। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि सारा ध्यान गाड़ी पलटने की तरफ था, लेकिन पहले बाइक पलटी और 2 इनकाउंटर हुआ। तो आजकल इनकाउंटर में शुरुआत से ही रहा है कि हर इनकाउंटर सवालों के घेरे में होता है, सभी जानते हैं, और इसीलिए एनएचआरसी और तमाम लोग उसकी रिपोर्ट भी मांगते हैं जी। लेकिन इधर अब जो इनकाउंटर होता है वो हो ये रहा है कि चौंकाता नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा एहसास या अंदाजा होता है समाज में और सब जगह एक स्वीकार्यता का भाव आ गया है। बिल्कुल आ गया। और ये हैदराबाद के बाद और फिर विकास दुबे, 2 इंसिडेंट ऐसे हैं जिसने शायद थोड़ी सी सोच बदल दी। और उसकी वजह यही है जो शुरुआत में आपने कहा कि अदालतों में इतने लंबे जैसे 44 साल के बाद अतीक अहमद को पहली बार अगर उम्र कैद की सज़ा, पहला केस ऐसा है जिसमें उसको कन्विक्शन मिलती है, 44 ईयर्स हो जाते हैं तब। तो 44 साल बाद जब अदालत से फैसला आ रहा है तो लोगों का भी सब्र टूटता और लगता है कि ये जो हो रहा है। ये बात भी लिखी जा रही थी सोशल मीडिया पे कि भाई आप कह रहे हो कि कानून के हिसाब से चलो, कानून के हिसाब से तो दशकों तक न्याय नहीं मिला।